ओके सर। वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे अपने लास्ट लेक्चर में चल रहा था जीएसटी के स्टेटरी अपडेट मैंने आपके करा दिए थे, कुछ स्टेटरी अपडेट अपने बच गए थे, तो आज अपन यहाँ पर क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई तक आपको एक बार बता दिया था, तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का रिविजन दे देता हूँ आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने आपको बताया था स्टेटरी अपडेट आया, जिससे अपन बात करते हैं कि कोई भी पर्सन है जो एक स्टेट में रजिस्टर्ड है या एक स्टेट का पर्सन है और दूसरे स्टेट के अंदर जाके गुड्स को सब परचेज करके लेके आ रहा है, और वहां से परचेज करके लेके आ रहा है, या तो उसको सस्ता मिल रहा है या टूर पे गया, टूरिज्म पे गया और वहां से कोई गुड्स परचेज करके लेके आ रहा है और इनवॉइस में अपना एड्रेस दे देता है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वहां आ जाएगी जहां पर इनवॉइस में उसने एड्रेस अपना दिया गया है। तो स्टूडेंट मैं यही बता रहा हूं कि ओटीसी ओवर द काउंटर सेल्स हो रही है, और B2B है जब तो कोई इशू नहीं है। B2B में तो आपको पता है रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन होता है, एक पर्सन रजिस्टर्ड है, दूसरा पर्सन भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में B2B सप्लाई के अंदर तो आपके वहां पर आ जाती है सप्लाई जहां पर पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, जहां का पर्सन जिस स्टेट का पर्सन रजिस्टर्ड है। लेकिन B2C के अंदर दिक्कत आती थी, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया प्लेस ऑफ सप्लाई में। यहां पर B2C के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे अपने राजस्थान में गाड़ी महंगी मिलती है, हरियाणा पंजाब में सस्ती मिलती है, तो वहां रोड टैक्स वगैरह कम है। तो ऐसे केस के अंदर पर्सन जाएगा कहां, हरियाणा या चंडीगढ़ से कम रेट पे गाड़ी परचेज करके लेके आ रहा है। तो अब वहां पर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ओवर द काउंटर सेल्स हो रही है और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यदि B2C की बात कर रहा हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन वो अपना एड्रेस दे देता है, तो जो यहाँ का पर सप्लायर की बुक में एड्रेस है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन यदि एड्रेस नहीं देता तो जो सप्लायर का प्लेस है, यदि एड्रेस नहीं देता तो जो सप्लायर का प्लेस है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई में काउंट होती है। सप्लायर का प्लेस है, फिर वो जगह आपके मैंने कहा जहां बेच रहा है वही आपके प्लेस सप्लाई आ जाएगी। इसमें अपन बात करते हैं, लेकिन कभी कभी मान लो एड्रेस पूरा नहीं है, केवल स्टेट अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां हो जाएगी जहां का वो स्टेट का पर्सन वो आपके दिखाई दे रहा है। ये इस केस में आपके दिखाई देगा। तो ओवर द काउंटर सेल्स की मैं बात करता हूं, ओवर द काउंटर सेल्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया अमेंडमेंट के साथ। B2B सप्लाई है, B2B सप्लाई है जब तो जहां का लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बिल्कुल। लेकिन B2C सप्लाई के अंदर मैं बात करता हूं, इंसर्ट हुआ न्यू क्लॉज A, where the supply of goods made to unregistered person। सप्लाई किसको कर रहे हैं अपन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं। whether the address of unregistered person reason to recorded in the invoice, invoice के अंदर दिखाई दे रहा है, yes। तो लोकेशन where the address of unregistered person recorded in the invoice, address of unregistered person recorded in the invoice, और no तो place of supply location of the supplier, location of the supplier इस केस में आपके कंसिडर की जाएगी। इफ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन का नहीं है लेकिन सिर्फ मेंशन कर दिया स्टेट का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट में जाएगी जहां पर वो स्टेट का एड्रेस लोकेटेड है। ये कुछ अपने इस तरह से बताए जा रहे थे। इसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन आपके दिए गए हैं, तो इन क्लैरिफिकेशन को अपन देख देते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए स्पेशल प्रोविजन और दिया गया। बाय द पर्सन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया द टैक्सेबल टेरिटरी पर्सन इन इंडिया, टैक्सेबल टेरिटरी पर्सन की कहां आ रही है, इन इंडिया आ रही है। जैसे महादेव ऐप है, जो सप्लायर कहां है, इंडिया के बाहर, और जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, सब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, आपको पता है मोबाइल पे लैपटॉप पे गेम खेलते रहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने कहा गया कि अब सप्लायर इंडिया के बाहर का है, तो ऐसे केस में वहां पर उसका कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ऐसे केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में, तो मैंने कहा खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कराता है। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो जिस भी पर्सन को उसने ऑथराइज किया है कि भाई मेरे भी यहाँ पर ये जीएसटी पे करेगा, तो उस पर्सन को अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो ऐसे केस में वो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ रही है, तो उसने कहा गया कि जिस भी पर्सन को ऑथराइज किया है इंडिया के अंदर, ऑथराइज किया गया कि ये मेरे बिहाफ पर टैक्स जमा कराएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर आपके वहां पर बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। तो ये एक स्टेटरी अपडेट दिया। लोकेशन कहां मान जाएगी, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि पर्सन कहां है, इंडिया के बाहर से पर्सन इन इंडिया को दे रहा है,
तो ऐसे केस में यहां पर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गई, तो वो सप्लाई करने के लिए उसे यहां पर क्या करना होगा, अपना एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो टैक्स उसके बिहाफ पर पे कर दे। तो मैंने लिखा ही शैल अपॉइंटेड ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द पेइंग टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, टैक्स का पेमेंट करने के लिए उसे यहां पर इंडिया में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये एक अमेंडमेंट आया, कोई भी कंपनी है या पर्सन है जो कि लोकेटेड है कहां, आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, जैसे इंडिया के बाहर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, इसको आप लिख लो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो कंपनी है, नॉन टैक्सेबल और वो पर्सन है इन इंडिया यानी टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ही शैल बी अपॉइंटेड ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स आईजीएसटी। तो इस केस में वहां पर ये टैक्स भी आईजीएसटी के साथ लगेगा, तो जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसके साथ वर्किंग बता रहा है। तो सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग नॉट located in taxable territory shall in respect of the supply of online money gaming by him a person in the taxable territory be liable to pay, और टैक्स कौन सा पे करना होगा, आईजीएसटी, liable to pay IGST on such supply how any person located in taxable territory representing such supply for any purpose in the taxable territory shall get registered and pay the integrated tax on behalf of the supplier. Further, that if the such supplier does not have any physically presence or does not have any representative for any purpose in the taxable territory, he shall appointed a person in the taxable territory for the purpose of paying integrated tax, and such person shall be liable for payment of such tax. ये इस केस में बता रहे हैं, आईजीएसटी का टैक्स लगेगा और जिस भी पर्सन को उसने अपॉइंट कर दिया उसके बिहाफ पर टैक्स की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके अलावा ये आपके कुछ क्लैरिफिकेशन और हैं। तो यहां पर देखो अपन बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग थॉट मेल और कोरियर। तो ये मेल और कोरियर करके इसमें ये आपको बताता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 को अपने रिप्लेस कर दिया, 13(9) सब सेक्शन रिप्लेस हो गया और रिप्लेस करके उसको डिफॉल्ट प्रोविजन में ला दिया 13(2) में, 13(2) के डिफॉल्ट प्रोविजन में आके ला दिया गया है। तो ये एक थोड़ा सा स्टेटरी अपडेट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आगे ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। तो स्टूडेंट आपके प्लेस ऑफ सप्लाई किसके लिए आ रही है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर्स की। तो देखो कई बार आपने देखा होगा अपन एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं। तो एडवर्टाइजमेंट सप्लाई के ऊपर जीएसटी किस तरह से लगेगा, उसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। जैसे आपने देखा बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं रोडों पे या किस तरह से आपके मकानों पे घरों पे होल्डिंग्स लगे होते हैं। तो इस केस में मेरे पास जगह है, मैंने कहा भैया मेरे पास जगह है, आप अपना ऐड लगा सकते हो, आप अपना ऐड लगा सकते हो। तो मैंने किसी पर्सन को यहाँ ऐड लगाने के लिए ऑथराइज कर दिया, वो पर्सन आएगा और मेरे यहाँ पर ऐड लगाएगा, वो पर्सन आएगा और मेरे यहाँ पर ऐड लगाएगा। ऐड वो लेके आएगा, किस तरह से ऐड लगाना है वो उसका, मैंने तो सिर्फ रेंट पे जगह दी है, रेंट पे एक तरह से जगह दे दी कि ये जगह है मेरी, 1 साल के लिए आपको देता हूं, इसमें जिसका मर्जी है उसका ऐड लगा लेना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जैसे अपन रेंट पे देते ना, अपनी बिल्डिंग रेंट पे देते हैं, वही वाला प्रोविजन लग जाएगा, यानी डिफॉल्ट प्रोविजन के अंदर है सेल्स ऑफ द स्पेस डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मैं एडवर्टाइजमेंट का क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस या होल्डिंग इज लोकेटेड, जिस स्टेट में वो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी आपके है वो जगह इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई में आ जाएगी। तो ये चीज है कि इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सेल्स ऑफ स्पेस होल्डिंग स्ट्रक्चर, जहां पर होल्डिंग स्ट्रक्चर लगाया वो है। जैसे मैं ये बिल्डिंग आपको किराए पे दे रहा हूं, ऐसे ही मान लो कि मेरे पास स्पेस है, मैंने कहा भैया ये स्पेस पे आप ऐड लगा लेना, किसी का भी लगाना है, आप लगाना है नहीं लगाना है, मुझे तो
1 लाख रुपए महीने का रेंट दे देना। तो 1 लाख रुपए मेरे लिए रेंट मिल रहा है, वो सर्विस हो गई। और प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई, जहां पर वो होल्डिंग की स्पेस अवेलेबल करा रहा हूं वो जगह हो गई। पहला केस क्लियर हो गया स्टूडेंट। फर्स्ट केस तो ये कह रहा है, फर्स्ट केस तो ये कह रहा है, क्लियर हो गया सभी को ना। There may be a case where there is a supply sells of the space, supply sells of the right to be used for space of the holding structure. Immovable property belonging to vendor to the client advertisement company for display of their advertisement on the said holding structures. What will be the place of the supply of service provided by the vendor to the advertisement company such case? So sales of space. The display of the advertisement, the place of supply, location of the space holding is the located. तो place of supply service provided by way of sales of the space, यानी जहां पर वो स्पेस अवेलेबल करा रहे हैं। तो पहला क्लियर हो गया, मैंने जगह प्रोवाइड करी है कि आप भैया इस पे किसी भी कंपनी का ऐड लगा लेना, मुझे तो 1 लाख रुपए महीना दे दो। दूसरा केस है, मैंने होल्डिंग का पूरा क्राइटेरिया बना रखा है। मैंने कहा सर आप अपना ऐड लगाओगे, मैं बना के ऐड दूंगा, मेरी जगह सब कुछ मैंने तैयार कर रखा है, 10 लाख रुपए लगेंगे और जो पर्सन मेरे को ऐड ला के देगा मैं उसको 10% कमीशन दूंगा। अब कोई पर्सन मेरे को ऐड लेके आ रहा है कि भाई ये सर ऐड लगाना है, मैंने कहा कितने का, 10 लाख लगेंगे। ऐड कैसे बनाना है वो मेरा काम है, किस तरह से बनाना मेरा काम है, डिस्प्ले पे लगाना मेरा काम है, सब कुछ मेरा, स्पेस भी मेरा, ऐड भी बनाने का काम मेरा, सब कुछ काम मेरा है। तो ऐसे केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरह से निकाली जाएगी, ये इश्यू 2 है, ये इश्यू 2 है। तो there may be another case where the advertisement company want to display its advertisement on the holding billboard at a specific location availing the service of the vendor. The responsibility of the arranging the holding billboard lying with the vendor who may himself own such structure or may be taken in rent or right to be used based of another person. The vendor is responsible for display of the advertisement or advertisement company at the said location. During this entire time of display of the advertisement, तो ये इस केस में कह रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस हो गई, ये तो रेंट पे देने की सर्विस हो गई, ये हो गई एक तरह से स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विस। ये क्या हो गई आपके एडवर्टाइजमेंट सर्विस, वो अब आपके एडवर्टाइजमेंट की सर्विस आपको दे रहा है। वो कौन सर्विस दे रहा है, आपके एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है। तो क्या हो गई एडवर्टाइजमेंट की सर्विस। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी प्योरली इन द नेचर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो किस में आ गई वो, प्योरली एडवर्टाइजमेंट सर्विस में आ गई है वो। और फिर वहां पर यदि B2B है तो जहां पर्सन रजिस्टर्ड है उससे कहा जाएगा, और B2C है तो जहां का पर्सन लोकेटेड है वहां की वो सर्विस कंसिडर कर ली जाएगी। तो इस केस के अंदर जहां सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां की मान ली जाएगी, यानी 12(2) डिफॉल्ट प्रोविजन हो गया, डिफॉल्ट प्रोविजन केस ऑफ सप्लाई, डिफॉल्ट प्रोविजन। अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ GST एक्ट, तो डिफॉल्ट प्रोविजन में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो वही है, यहां तो मैं रेंट पे स्पेस दे रहा हूं, यानी बिल्डिंग दे रहा हूं या जगह दे रहा हूं अपनी, वहां पर वो ऐड के लिए जगह अवेलेबल करा रहा हूं, जगह अवेलेबल करा रहा हूं, ऐड लाएगा नहीं लाएगा मेरा मैटर नहीं, मुझे तो जगह अवेलेबल करा रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी जगह की होगी। इसमें एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा हूं कि भैया ऐड लगाऊंगा, मैं आपका ऐड लगवाऊंगा, कैसे लगाना है, किस तरह से बनाना है, सब मेरा मैटर है, तो मैं इसमें आपके ऐड लगा रहा हूं, तो वो सर्विस इस केस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर है स्टूडेंट? अब आते हैं एग्जम्पशंस। देखो एग्जम्पशंस के अंदर थोड़े से स्टेटरी अपडेट आए हैं, अच्छे स्टेटरी अपडेट्स हैं एमसीक्यू के पर्पज से, या मैंने कहा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आता है तो इसमें आपके देखा जा सकता है। तो एग्जम्पशन फॉर द जीएसटी, तो इसमें आता है सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, यानी पहले सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज में कुछ ही पर्सनों को कवर किया गया था, आज सभी को कवर कर लिया, यानी सैटेलाइट लॉन्च कोई भी कर रहा है तो जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। ये उन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट दे दिया। पहले क्या था, सप्लाइड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को था, 3 ही नाम थे। आज कोई भी यदि अंतरिक्ष में यदि रॉकेट वगैरह छोड़ रहा है या सैटेलाइट छोड़ रहा है तो सैटेलाइट रॉकेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, वो सर्विस जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगी। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा।
सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। अब इसको जीएसटी में बता दिया गया, तो पहले 3 नाम ही थे, अब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। आगे लेते हैं। इसके बाद जहां कहीं पे भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इंडियन रेलवे है, उसको गवर्नमेंट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया और स्टूडेंट उनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज ही आपके लगेगा। तो ये मैंने देखो शॉर्ट में कर दिया, पूरा का पूरा ये कर दिया, तो इन पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। तो जहां जहां आपके क्या है गवर्नमेंट, मैंने पढ़ाया था, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, इन 4 नामों को मैंने बताया था, उनमें से एक्सक्लूड कर दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सक्लूड कर देना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जीएसटी के दायरे में आ गए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे कुछ नोटिफाइड 4 सर्विसेज वो एग्जाम के, बाकी की टैक्स लगता है। रेलवे में भी फर्स्ट क्लास और एसी क्लास पे तो टैक्स लगता है, स्लीपर क्लास और आपके स्लीपर क्लास और जनरल क्लास पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब ये सर्विसेज आपकी तरफ से फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, बाकी की गवर्नमेंट की सर्विस तो रिवर्स चार्ज में है, ये सर्विस आपके फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएंगे। तो ये यहां से गवर्नमेंट सर्विस की डेफिनेशन में जहां जहां रेड रेड दिख रहा है सबको बाहर कर दिया है, सबको बाहर कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे अब गवर्नमेंट की डेफिनेशन से उन्होंने जीएसटी के पर्पज से एक्सक्लूड कर रखा है, बाहर कर रखा है। आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लास में मैंने करा रखा है। बस ध्यान में क्या रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या इंडियन रेलवे अब इस डेफिनेशन से बाहर होगी। इसके बाद देखो ये न्यू एग्जम्पशन इंसर्ट की गई है, ये न्यू एग्जम्पशन इंसर्ट की गई, तो ये कहता है कि ये सर्विस यदि गवर्नमेंट को दी जा रही है, ये सर्विस यदि गवर्नमेंट को दी जा रही है तो एग्जम्पशन में है। गवर्नमेंट के अलावा किसी पर्सन को अदर को दी जा रही है तो इस पे जीएसटी लगेगा। यानी ये सर्विस यदि गवर्नमेंट को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट के अलावा किसी पर्सन को दिया जा रहा है तो टैक्सेबल आपके हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं कि सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा किसी को दी जा रही है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो दिस द सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई यदि गवर्नमेंट एजेंसी को दी जा रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जा रही है, एग्जम्प्ट है। पब्लिक हेल्थ की है, सैनिटेशन कन्वर्जेशन की सर्विस है, सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस है, सोल्ड वेस्ट जो वेस्ट वगैरह निकलते हैं ना उसकी सर्विस कोई आपके लेके जा रहा है, सम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, सम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन की सर्विस दी जा रही है। तो यदि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जा रही है तो स्टूडेंट एग्जाम में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये सर्विस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, और अदर को दे रहे हैं तो टैक्सेबल आपके हो जाएंगे, अदर को दे रहे हैं तो टैक्सेबल आपके हो जाएंगे। तो ये सिर्फ आपके सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी, यदि ये सर्विस गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट के अलावा एग्जम्प्ट ओनली फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा दी जा रही है तो स्टूडेंट टैक्सेबल है। तो सर्विस प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट, उसके अलावा है तो टैक्सेबल। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें भी अच्छा स्टैंडर्ड इंटरेस्टिंग चेंजेस आया। जो मैंने कहा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को कवर किया गया तो उनका वैल्यूएशन करने का यहां पर प्रोविजन दे दिया गया और वैल्यूएशन के लिए आपके क्राइटेरिया दिया गया। तो स्टूडेंट बहुत सीधा सिंपल सा वैल्यूएशन दिया गया है कि इनके लिए जो आपने टोटल अमाउंट पे किया है या डिपॉजिट कराया है वो ही अमाउंट जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल है। तो वही अमाउंट यहां पर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए आपके लायबल माना जाएगा। तो ये जो आपके ऑनलाइन गेमिंग का गेम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मैंने कहा एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में कवर है। किसकी डेफिनेशन में कवर है स्टूडेंट? गुड्स की डेफिनेशन में कवर है। तो वो गुड्स की डेफिनेशन का क्राइटेरिया पूरा का पूरा इसमें उठा के उन्होंने रख दिया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर उन्होंने कवर किया सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम अदर देन ऑनलाइन मनी, अदर देन ऑनलाइन मनी, जैसे अपन बात करते हैं गेमिंग एक्शनेबल क्लेम इन द कैसीनो नोटिफाइड दिस वन। तो इसके लिए कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा है, टोटल अमाउंट अपन ने डिपॉजिट किया है, टोटल अमाउंट पे
या डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट, दिस द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल सी वर्ड में बात करें तो नोट रिटर्न, रिफंड एनी अमाउंट नॉट डिडक्टेबल। यदि कोई आपने रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, तो उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं करना। रीजन है वो पूरे ही अमाउंट पे लगेगा। जैसे मैंने टिकट खरीदे 10 लाख के, तो 10 लाख पे टिकट पे टैक्स देना है। मैं कैसीनो में गया, वहां मैंने टोकन ले लिए, जो होते हैं ना टोकन या चिप्स बोलते हैं इनको, टोकन या चिप्स। अब मैंने जाके 10 लाख के परचेज कर लिए। 10 लाख से मैंने गेम खेलने में 8 लाख यूज किए, गेम खेलने में 8 लाख के चिप्स यूज किए, टोकन यूज किए, 2 लाख के बच गए। 2 लाख के ले जाके काउंटर पे लौटा रहा हूँ, भाई मैंने तो 8 लाख के यूज किए, लेकिन जीएसटी पूरे 10 लाख पे लगेंगे जो मैंने परचेज किया टोटल अमाउंट पे। तो जो मैंने लौटा दिया उनको हम लेस नहीं करना, नॉट रिड्यूस, नॉट डिडक्टेड। पूरे अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना है। रीजन है क्योंकि जो चिप्स होते हैं मैंने 10 लाख के खरीदे और मैंने सामने वाले के 10 लाख जीत लिए गेम में, तो मेरे पास 10 और 10 कितने आ जाते हैं, चिप्स 20 लाख। अब मैं काउंटर पे 20 लाख जमा करा के आऊंगा, तो क्या 10 लाख और गवर्नमेंट का टैक्स लेके आऊंगा कि भैया 10 लाख का तो मैंने दिया था वो तो जीरो करो, और 10 लाख मैंने उससे लिया तो वो मेरे को दो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। आप जितने के जो भी परचेज कर रहा है, हारने वाला भी परचेज कर रहा है, जीतने वाले परचेज कर रहा है, तो परचेज वो टोकन को कर रहा है, जीएसटी उसी टाइम पे लग जाएगा। बाद में रिटर्न कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज इस केस में दे रखा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं समझाता हूं। यहां से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से नया उनका वैल्यूएशन दिया गया। तो आप तो स्टूडेंट यहां से देख लो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए बात कर रहा हूं। तो वैल्यू सप्लाई टोटल अमाउंट पेड, पेबल, डिपॉजिट विथ सप्लायर, उस सप्लायर के पास जमा कराया वही अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। लेकिन नोट, रिटर्न या रिफंड शैल नॉट बी डिडक्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। रिटर्न किया या रिफंड किया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट आपके इसमें बता रहा है। तो आई थिंक ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसी तरह से अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कैसीनो की बात करें। तो मैंने कहा कैसीनो में जा रहे हैं, तो कैसीनो में अपन को टोकन लेते हैं, टोकन, चिप्स, क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में, चिप्स वो होते हैं ना गोल गोल से ताश के पत्ते जैसे, या आप कैरम की गोटी जैसे चिप्स होते हैं, वो अपन परचेज करते हैं। तो जो भी अमाउंट, टोटल अमाउंट आपने पे किया है वही अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हो जाएगा। यदि आपको इसमें से लौटाते हो, रिटर्न करते हो, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट में से लेस नहीं हुआ, लेस नहीं होगा स्टूडेंट, यानी पूरा का पूरा अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा। तो पूरा का पूरा अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताया। तो ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल अमाउंट पेड और पेबल, टोटल अमाउंट पेड और पेबल, परचेज ऑफ टिकट, टोकन, चिप्स एंड कॉइन, परचेज ऑफ टिकट, टोकन, चिप्स एंड कॉइन। उसमें से नोट, रिटर्न या रिफंड ऑफ द टोकन, चिप्स, टिकट शैल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस केस में आप ही कंसिडर किया जाएगा, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं करना। तो ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, उन्हीं पे भी यही है प्रोविजन, दोनों में यही है, कैसीनो में भी यही है। देखो टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड, पेबल, परचेज ऑफ द टिकट, कितना टिकट परचेज किए, 10 लाख का परचेज किए, पूरे 10 लाख को जीएसटी लगेगा। लेकिन उसमें से मैंने कहा यूज कितने किए, 8 लाख के, 2 लाख बच गए, मैंने लौटाए, पैसा वापस ले लिया 2 लाख, जीएसटी पूरे 10 लाख लगेगा, जीएसटी पूरे 10 लाख पे ही कंसिडर किया जाएगा। तो जीएसटी स्टूडेंट आपके पूरे 10 लाख पे ही कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज इस केस में बता रहा है। तो ये वैल्यूएशन का तरीका हो गया किसका, ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो का, ये इसमें तरीका गया। तो ये स्मार्ट स्टेटरी अपडेट है, अच्छा एक केस है। चले आगे इसमें, ओके। अब देखो यहां पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम,
कि इसमें जैसे अपन बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, ये केस दे दिया, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर फिर अपडेट दे दिया। टाइम ऑफ सप्लाई के केस के अंदर ये कहता है कि जैसे स्पेसिफाइड ऑनलाइन गेमिंग, जो ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, बैटिंग है, कसिनो है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेस है, लॉटरी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग है। न्यू इंसर्ट हुआ, न्यू इंसर्ट कौन कौन सी एंट्री हुई, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग। इनके लिए यदि आपने जैसे ही पैसा एडवांस में डिपॉजिट कराया है तो टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस में जाएगी। और एक्शनेबल क्लेम किस में कवर्ड है स्टूडेंट, गुड्स में। एक्शनेबल क्लेम किस में कवर्ड है, गुड्स में। तो ऐसे केस के अंदर गुड्स पे तो एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता आपको, गुड्स पे तो एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन यहां लग जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अंदर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। किस पे, एडवांस रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। एडवांस रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट पे आपको स्टूडेंट एडवांस पे भी जीएसटी देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर एडवांस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, जब आपको एडवांस मिला उसी टाइम पे जीएसटी देने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। लेकिन मैं बात करता हूं टीओएस का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, टीओएस का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अदर गुड्स के केस में मेरे को एडवांस मिलता है तो एडवांस पे कोई टैक्स जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मैंने नोटिफिकेशन बताया था, इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर एडवांस पे गुड्स के ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो वहां स्टूडेंट टाइम ऑफ सप्लाई निकलती है 12/2A के अकॉर्डिंग में। 12/2A डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इस केस के अंदर यहां पर बताता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इस केस के अंदर कंसीडर किया जाता है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आप टाइम ऑफ सप्लाई, ये तो मैंने लिखा ही रखा है। ये और ध्यान में रखना कि ये जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है, गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। लेकिन इनके ऊपर यदि मैं एडवांस लेता हूं तो क्या मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। आपको एडवांस पे इन पे जीएसटी देना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट ने सब जगह जहां जहां खुद की मर्जी होती है, जैसे जैसे नियम बना देती है, गुड्स में भी कवर कर लिया। फायदा हुआ एडवांस पे टैक्स दो तो ये लाओ एडवांस पे टैक्स दो। तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर एडवांस लेते हो तो उस एडवांस पे भी स्टूडेंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उस एडवांस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये इन्होंने इस केस में कंसेप्ट बता दिया गया है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, इनके लिए जो टोटल अमाउंट आपने पेड किया, पेबल किया या डिपॉजिट कराया वही है। उसमें से कुछ पैसा बच गया आपने लौटा दिया, जीएसटी रिटर्न नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और इसमें यदि आपने एडवांस में भी पैसा जमा कराया है तो एडवांस आपको रिसिप्ट हुआ है तो भी इसमें जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसके लिए आपके 12/2A के अंदर जैसे अपन कहते हैं इनवॉइस होगा तब की बात नहीं बताता, एडवांस में मिला जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये इस केस में आपके कंसेप्ट बता रहा है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर छोटे छोटे अमेंडमेंट आए। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पहला आता है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर से जो खेलने वाला है, गेम खेलने वाला कहां बैठा है, इंडिया में बैठा हुआ है। रिसिपेंट कहां बैठा है, इंडिया में बैठा हुआ है। तो प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, पर्सन इन इंडिया है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। स्टूडेंट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग, जो भी आके ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में करना चाहता है तो उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। और जीएसटी पे करने के लिए मैंने कहा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर बताया था अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो जिस पर्सन ने गारंटी लेके भाई मैं इसके बिहाफ पर टैक्स जमा कराऊंगा तो वो बात इसमें करता है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग में प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया टू पर्सन इन इंडिया
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, और एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग की अपन बात करें सेक्शन 24 के साथ। तो सेक्शन 24 के साथ मैं इस केस में वर्किंग कर रहा हूं और इस केस में स्टूडेंट जीएसटी जमा कराने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसके बाद आते हैं यहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इन द फिजिकली वेरिएशन टू बिजनेस प्रेमिसेस। देखो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दो केस होते थे, या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया, आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया, तो भैया आधार ऑथेंटिकेशन करा दी तो 7 दिन के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर आ जाता है, 7 दिन में आपके पोर्टल पे जीएसटी नंबर मिल जाता है। यदि सारी की सारी एप्लीकेशन ड्यूली और आपने प्रॉपर तरीके से लगाई है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ड्यूली और प्रॉपर तरीके से लगाई तो विद इन द 7 डेज में आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टूडेंट वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया था, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, या आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया लेकिन आपका रिस्क पैरामीटर ज्यादा है, तो प्रॉपर ऑफिसर कहता है मैं तो इसके बिजनेस पे जाके देखूंगा, मैं तो बिजनेस में जाके चेक करूंगा कि सही आदमी है या नहीं है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है डिम्ड फिट कि मुझे इसके फिजिकली प्रेजेंटेशन करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। तो पहले क्या होता था, जब बिजनेस प्रेमिसेस पे फिजिकली वेरिफिकेशन करने जाता था तो जो एप्लीकेंट है उसका फिजिकली प्रेजेंट उस प्रेमिसेस पे होना चाहिए। जो एप्लीकेंट होता था, जो जैसे मैं खुद एप्लीकेंट हूं, तो मैं उस टाइम पर फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए, फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए। जब वो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेक्शन 25 के अंदर वो क्या रजिस्ट्रेशन केस में वो क्या करता था, अपलोड करता था बिजनेस की फोटो वगैरह, तो वो कहता था कि बिजनेस का जो ऑनर है या रिप्रेजेंटेटिव है वो भी फिजिकली प्रेजेंट वहां पे होना चाहिए, वो भी फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है, यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो तो 30 दिन के अंदर जीएसटी नंबर मिलता था, लेकिन वो प्रॉपर अफसर उसके बिजनेस प्रेमिस पे जाता था, जाकर फिर रजिस्ट्रेशन करवाता था, तो वहां पर जो ऑनर होता था वो आपके एप्लीकेंट है वो फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए था। ये पहले क्राइटेरिया था, अब ये हटा दिया, नाउ नॉट रिक्वायर्ड, अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे फिजिकली प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है। तो ये कहता है रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन दी 30 डेज, विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट हो रहा है, विद इन दी 30 डेज, जब आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते थे। तो ऐसे केस 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देता है, विद इन द 30 डेज आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा सकते अपन। आधार ऑथेंटिकेशन नॉट या नॉट ऑप्ट तो 30 दिन के अंदर क्या कहता था, प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रेमिसेस पे जाता था, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट करता था। द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द, आफ्टर कब, फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन, और जो एप्लीकेंट था उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसी रिक्वायरमेंट को काट दी है, ऐसे रिक्वायरमेंट को देखो रेड कलर में देखो काट दिया है। नाउ presence of the applicant is not required, present of the application is not required, physically verification की requirement नहीं आएगी स्टूडेंट, physically verification की requirement नहीं आएगी, तो physical presence की requirement नहीं आएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये भी। आगे लेते हैं अब वो जो फोटो वगैरह अपलोड करेगा उसके बाद कहता है whether the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the grant of the registration। यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है whether the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of person is required, कब है, after the grant of the registration, registration number grant होने के बाद, registration number grant करने के बाद, तो उसको लगता है तो वो दे सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इस केस में he may get such verification of the place of the business done and verification report along with the other document including photograph shall be uploaded prescribed form on the common portal within a period of 15 working days following the date of such verification। तो इसकी वेरिफिकेशन के 15 दिन के अंदर वो अपडेट कर सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस के जो बिजनेस के फोटोग्राफ्स हैं वो साइट पे अपलोड करने, तो 15 दिन के अंदर अपलोड कर सकता है।
whether the physical variation of the place of business of a person is required before the grant of the registration. रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से तो बाद में था, आफ्टर था, आफ्टर द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, दिस द आफ्टर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, दिस द बिफोर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, बिफोर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ये अपन बात करें फिजिकली वेरिफिकेशन की। Place of business, उसके दो तरीके हैं, पहला आफ्टर और ये बिफोर, बिफोर और ये है आफ्टर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे इस केस में आपके आता है। तो फिजिकल वेरिएशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस आफ्टर और बिफोर ऑफ ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो दो ऑप्शन हो गए। तो इस केस में यदि पहले दे रहा है तो 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू कंप्लीट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड ऑफ द सेल प्रोविजन। तो आपको फोटोग्राफ्स वगैरह आपको 5 दिन पहले, 5 डेज पहले आपको अपलोड करनी होगी। तो 5 डेज पहले आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो 5 दिन पहले ये डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली अपलोड करने होंगे। तो ये इसमें कहता है। तो फिजिकल वेरिएशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन से, ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन से आफ्टर या बिफोर, इसको इस तरह से लिखो। थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ। प्रॉपर ऑफिस सेटिस्फाइज, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, इधर लेते हैं ना। फिजिकल वेरिएशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिएशन of place of business by proper officer. Before or after? Grant of the registration, or before grant of registration. तो इसमें 15 days from the date of the such verification, और इसमें at least 5 working days prior to completion of the time period specified in the said provision. तो वो फिजिकल वेरिएशन के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पता है 45 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट को अपडेट करना होता था। यदि बैंक अकाउंट को 45 दिनों में अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है ना नया, वो सस्पेंड हो जाता था। अब वो टाइम रिड्यूस करके 45 से 30 कर दिया। यानी पहले 45 डेज था, पहले आपके 45 डेज था, व्यूज लिखता हूँ, पहले 45 डेज था आपको बैंक अकाउंट को अपलोड करने का। तो अब ये टाइम क्या हो गया है,
30 days। और 30 days भी कैसे हुआ? तो डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट विथिन 30 days, विथिन दी 30 days। कब से? फ्रॉम ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन डेज, फ्रॉम ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, या बिफोर फाइलिंग ऑफ, या फिर बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR1 या IFF, या बिफोर फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन या IFF, ये इस केस में बताता है। तो यदि 30 दिनों के अंदर नहीं फाइल किया तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या जाएगा? स्टूडेंट सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बात करता हूं, सिस्टम हैज बीन सस्पेंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ द फेलियर टू, तो जैसे ही सस्पेंड हो गया तो अब आप बैंक अकाउंट नंबर को जब अपडेट कर दोगे ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली रिवोकेशन ऑफ फर्निशिंग द सेड बैंक अकाउंट डिटेल, तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ फर्निशिंग द सेड बैंक अकाउंट डिटेल, तो जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है वह जैसे ही आपने सबमिट करी, जैसे ही जो बैंक अकाउंट डिटेल है आपने सबमिट करी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक और स्टूडेंट देखो इसमें मेजर चेंजेस आया, उसको अपन देखते हैं। यहाँ पर मेजर चेंजेस आया है, उसको देखते हैं। दिस वन, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिल, वो तो सस्पेंड हुआ, ये रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन पहले था, यदि आपने आपके प्रॉपर ऑफिसर ने आपका सुमोटो ऑन मोशन आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, रिटर्न नहीं लगा रहे लास्ट 6 मंथ से, या जिसने QRM पे स्कीम ली है उसने क्वार्टरली रिटर्न लगानी थी तो 2 टैक्स क्वार्टर की रिटर्न नहीं फाइल करी है, फ्रॉड करके फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के रजिस्ट्रेशन में, तो प्रॉपर ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है। अब कैंसिल कर रहा है तो मैंने कहा कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, आप उस केस में रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ऐसे केस में रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पर्सन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं कर सकते, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन द पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी पहले 30 + 30 + 30 दिन होते थे, पहले 30 दिन प्रॉपर ऑफिसर, 30 दिन एडिशनल या जॉइंट कमीशन की बात होती थी, फिर 30 days कमीशन के पास होते थे, तो 30 + 30 + 30 बोलते थे अपन। अब ये टाइम 30 वाला बढ़ा के 90 days कर दिया, 90 days कर दिया। कितना कर दिया स्टूडेंट? 90 days। यानी आप प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लगा सकते हो 90 days में, जब आपके पास रीजन हो, और इन रीजन को ग्राउंड को लेते हुए 90 दिन, 30 की जगह 90 days, 30 days के 90 days, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, एग्जाम में काफी आता है और आ सकता है, इस बार आ सकता है May 24 के लिए। तो 90 days के अंदर आपके होना चाहिए। फिर 90 days का टाइमिंग आगे फर्दर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है तो स्टूडेंट ये टाइम बढ़ाकर 90 दिन से आगे 180 दिन तक और फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन इसके लिए कमिश्नर या नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर फर्दर पीरियड, लेकिन वो किससे ज्यादा नहीं होगा, 180 दिन से ज्यादा नहीं होगा स्टूडेंट, फर्दर आके पीरियड को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो इस केस को अपन बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करो, कैंसिलेशन करो। तो रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन की मैं बात करता हूं, तो रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर्ड पर्सन सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन, सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन, तो रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर्ड पर्सन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन in the prescribed form, in the prescribed form, इस prescribed form में बता रहे हैं, in the prescribed form within a period of 90 days from the date of service of the order of the cancellation of the registration, reason to be recorded in the writing in the commissioner or an officer an officer authorized by him not below the rank of the joint commissioner or additional commissioner for further period not exceeding the 180 days, not exceeding the 180 days, यानी जो 30 दिन वाला टाइम था वो 90 दिन में गया,
और फिर आगे 30+30 होते थे, तो अब वो आगे एक्सटेंशन होके 180 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, 180 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ये स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पर चेंजेज दिया गया है। अब इसके बाद ये कहता है कि जैसे OIDR सर्विस इंडिया में दिया जा रहा है कोई भी पर्सन, तो जो ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। तो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैन नंबर आधार नंबर नहीं है तो अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं करा सकता, तो ऐसे केस में सिंप्लीफाइड प्रोसेस के साथ उन्होंने बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन विथ aggregate turnover up to the threshold limit permitted by the supply goods thought an e-commerce operator. A special procedure to be followed by the e-commerce operator in respect of supply of goods thought by him such unrestricted person. जैसे मैंने आपको बताया था ई-कॉमर्स ऑपरेटर जब भी आपके सप्लाई करता है तो टीसीएस कलेक्ट करता है रजिस्ट्रेशन पर्सन का। अब लेकिन उन्होंने कहा कि इन जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ जो पार्टिसिपेंट है सहायक है वो इस केस में उन्हें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। जैसे पहले कहता था इंट्रास्टेट सप्लाई करता है, यदि खुद ही इंट्रास्टेट सप्लाई करता है नहीं लेना, इंट्रास्टेट सप्लाई करेगा गुड्स का तो लेना पड़ता है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी करेगा तो भी नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इन्होंने नोटिफाइड आपकी एग्जम्पशंस दी गई हैं जिसके अंदर आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर के पार्टिसिपेंट हैं जो आपके साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको जीएसटी नंबर लेने से एग्जम्पशंस दी गई हैं। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, provided the person making supply of goods thought an e-commerce operator who is required to collect TCS under section 52 and having an aggregate turnover preceding financial year and the current financial year not exceeding threshold limit, जो threshold limit है ना आपकी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 लाख 20 लाख जैसे अपन बात करते हैं ना होती है, in accordance with the provision of this section 22(1) the exemption from obtaining registration subject to the following condition, namely ये कंडीशन के साथ ये कंडीशन दी गई है, फॉलोइंग कंडीशंस, ये कंडीशंस आप देखिए, such person shall not make any interstate supply, वो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करनी चाहिए किसका? गुड्स का, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। such person shall not make supply of goods thought e-commerce operated in one or more state or union territory. Such person shall not be required have PAN issued under the Income Tax Act 1961. PAN issue क्या है? Income Tax Act 1961 में उसके साथ कर रहे हैं। फिर आ रहा है such person shall before making any supply of goods thought e-commerce operator declare on common portal अपना PAN नंबर दे देता है, एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस दे देता है, स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच पर्सन सिक टू मेक सप्लाई, और जिस जगह पर वो जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अपने सप्लाई करना चाहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर, उसको एक एनरोलमेंट ग्रांट हुआ है ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ द पैन या डिक्लेरेशन अमाउंट। जैसे वो अपना पैन नंबर सक्सेसफुल अपने पोर्टल पे जाके एनरोल कराएगा तो उससे यहाँ पर सक्सेसफुल नंबर आपके एनरोल नंबर इश्यू हो जाएगा, तो उस पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है। सच पर्सन शैल नॉट ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर in a state or UT. Such person shall not be granted more than one enrollment number in a state and union territory. No supply of goods shall be made by the such person thought e-commerce operator unless such person have been granted enrollment number on the common portal. Where such person are subsequently granted registration number under section 25, the enrollment number shall cease to be valid for the effective date of the ये कुछ पॉइंट आपके दे रखे हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल देख लीजिएगा। टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर मैंने कहा ई इनवॉइसिंग की लिमिट पहले 10 करोड़ थी और अब कितनी होगी 5 करोड़, तो 5 करोड़ ई इनवॉइस की लिमिट हो गई। ये होती है B2B में, तो B2B में आपके ई इनवॉइसिंग मैंने आपको बताया था ई इनवॉइसिंग की लिमिट आपके हर बार क्या होती जाएगी, लिमिट
10 करोड़ से रिड्यूस होके ऐसे करो 10 करोड़ से आपके बुक में लिखा होगा अब 5 करोड़ की, 5 करोड़ की पढ़नी है आपको, 10 करोड़ नहीं पढ़नी है। तो यहां से पढ़ लो, सच लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड 5 करोड़ ई इनवॉइसिंग के लिए। The e-invoicing has been mandatory all registered business, all registered person B2B with an aggregate turnover in the preceding financial, कब से 2017-18 and onward, greater than 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा है, greater than 5 करोड़ से ज्यादा है, कब से 2017-18 onward। Aggregate turnover exceeding 5 crore. Preceding financial year. Yes, sir. ये तो मैंने क्लास में बता रखा कि स्टेटरी अपडेट आएगा, तो ये देखो ये आपके आ गया। और इसके बाद एक छोटा सा और इसमें देख लेते हैं अपन कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU registered solely for the purpose of deducting tax its source as per the provision of section 51 की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए issue which arise consideration was whether e-invoicing is applicable for supply made by a registered person whose turnover exceeding the prescribed threshold limit for the generation of the e-invoicing to government department, establishment, government agency, local authority, PSU, which are registered all solely किस पर्पज से लिया है, डिडक्शन ऑफ TDS एज पर सेक्शन 50N, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने यहां पर रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली TDS डिडक्ट करने के लिए सेक्शन 51 के साथ। इट इज क्लैरिफाइड दैट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, PSU which are required to deduct TDS under section 51 are liable to compulsory registration, उनको क्या करना होता है, are liable compulsory registration accordance with section 24। The government department or establishment, government agency, local authority, PSU registered solely for the purpose of deducting TDS as per the provision section 51 are to be treated as a registered person under GST law as per the provision of section this one। Accordingly, the registered person whose turnover exceeding the prescribed threshold limit generation of e-invoicing is required to issue e-invoicing for the supply made to such government department or establishment, government agency and local authority। तो उनको भी यदि आप कोई बिल काट रहे हो तो वहां भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो यदि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है सप्लाई कर रहा है किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि अंडर सेक्शन 51 में रजिस्टर्ड है, तो ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपके बता रखा है, तो मैंने आपके अपडेट करीब काफी कवर कर लिए हैं। अभी के लिए स्टूडेंट अपन यहीं तक कंसिडर करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।